नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी आयोजित की गई। मेरा नाम डॉक्टर विमोहन कुमार है। मैं शांत हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में कार्डियक आईसीयू देखता हूँ। मैं इस बार त्रियुत स्नातक चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैंने मुजफ्फरपुर में भी ऐलान किया है। तो माँ जानकी की पवित्र भूमि जन्मभूमि है ये। प्रणाम करके मैं यहाँ से भी अपने कैंडिडेचर को अनाउंस कर रहा हूँ। तो अपने एमएलसी कैंडिडेचर को अनाउंस करने के लिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सर, आपके मुद्दे क्या है? किस बेस पे आप चुनाव लड़ने आए हैं तिरहुत का? जो दो आधारभूत मुद्दे हैं, मैंने जिन मुद्दों पर मैं काम करना चाहता हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य है। किसी भी समाज या किसी भी राज्य का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे में मूलभूत परिवर्तन न किया जाए। जो भी स्थिति है स्वास्थ्य और शिक्षा की, उसमें आधारभूत परिवर्तन की जरूरत है, जिसको बदलने का प्रयास करने के लिए मैं चुनाव में लड़ने का फैसला किया हूँ। यही दो मेरे मेन मुद्दे हैं। वर्तमान में बिमल शुक्ला जी यहाँ पीपी से हटाए गए हैं और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर है। दोनों के बीच में एक टकरार चल रही है और हाल के दिनों में पीपी पद से भी उनको हटा दिया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये दोनों तो साथ में ही थे। जब मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला है दोनों साथ में ही थे कुछ दिनों तक। तो दोनों बड़े हैं, दोनों का व्यक्तिगत कुछ इशू रहा होगा। इससे ज्यादा मेरा बोलना सही नहीं होगा। मैं तो सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप डॉक्टर हैं यार। कोविड के समय में हमने सुना था आपने कोविड के टाइम पे क्या कुछ काम किया है अपने क्षेत्र में? हाँ, एक्चुअली कोविड के समय हम लोगों ने एक वैशाली कोविड केयर सेंटर खोला था और पूरे इंडिया में सबसे कम रेट पर प्राइवेट में हमने वो कोविड सेंटर चलाया। और मुजफ्फरपुर और उस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए। 2-3 वेंटिलेटर से भी पेशेंट निकल करके गए। जो बोला जाता था कि जो कोविड के पेशेंट वेंटिलेटर पर जा रहे हैं वो नहीं बच रहे हैं, तो वैसे भी पेशेंट बच करके गए। 24 घंटा 2 महीने तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने बिना सोए हुए ढंग से तरीके से बहुत मेहनत से काम किया और जो समाज से उसके बदले में आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ा एक पारितोषिक है मेरे लिए। तो कोविड का समय विकराल था और कुछ लोगों का टेस्ट था कि जब शहर पर विपत्ति आती है तो कौन कौन लोग होंगे जो आगे सीना ठोक करके खड़े होंगे और विपत्ति का सामना करेंगे। तो जो मेरी टीम थी वो खड़ी थी और उन्होंने 2 महीने तक पूरे डट करके इस समस्या से लड़ाई की और हम लोगों ने कोविड पर फाइनली विजय पाया। तो आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं या किसी पार्टी से भी आने की संभावना है? मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता हूं, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो अनबायस्ड तरीके से अगर उठाया जाए, उसके लिए जो प्रत्याशी है उसका किसी दल से जुड़ा होना सही नहीं है। क्योंकि अगर दल से बंदा जुड़ा होगा तो फिर सत्ता पक्ष से ढंग तरीके से सवाल नहीं पूछ सकता है। उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं होंगी, जिस प्रतिबद्धताओं से वो बंधा हुआ रहेगा। आपकी सर प्राथमिकता क्या होगी सर? जैसे मैंने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन का प्रयास करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और शिक्षकों के आशीर्वाद से, उनके अनुशासन से, उनके सख्त अनुशासन से मैं आज डॉक्टर बना हूँ। तो शिक्षकों का सम्मान मेरे रूप में है। शिक्षा, जो बिहार में शिक्षा की स्थिति है उसको मूलभूत परिवर्तन ला करके बिहार में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए जन जन तक, उसका प्रयास करना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सिस्टम बनाने का मेरा जोर रहेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम बनाया जा सके, जहाँ गरीब से गरीब मरीज की हेल्थ की जो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर नहीं सॉल्व हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, डिस्ट्रिक्ट पर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मेडिकल कॉलेज में आए। और इसकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और लोगों का विश्वास होना चाहिए कि हम अगर सरकारी तंत्र के थ्रू भी अपना इलाज कराएंगे तो मेरा सही इलाज होगा। दूसरे प्रत्याशी के बदले आपको क्यों चुने? 2 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए आप, और मतलब लोगों को बताइए कि क्यों आपको चुने, आपको क्यों बोला? बाकी लोगों का अपना एजेंडा है। मैं 2-3 बात जानता हूँ कि मैं तिरहुत का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि पिछले 15 साल से रही है। मैंने को जिसने भी रात के 3 बजे कॉल किया है, मेरे अपने प्रोफेशन में मैंने फोन उठाया है। 15 साल 20 साल से ये मेरा काम रहा है। मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है, मैं सर उठाकर जिया हूँ। और जब शहर पर विपत्ति आई, पूरे तिरहुत के लोग आए, मेरी विपत्ति आई थी जब कोविड के समय, तो मैंने दिन रात मेहनत किया था। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब शहर पर विपत्ति आई, तिरहुत पूरे कमिश्नरी पर जब विपत्ति आई तो मैं खड़ा था। तो मैं इस विश्वास के साथ खड़ा हूं कि आगे भी जनता के लिए मैं ईमानदारी से और पूरे मेहनत के साथ
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के खड़ा रहूंगा। सर, ग्रेजुएट वोटर्स आपको क्यों वोट दें? ग्रेजुएट वोटर्स जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ग्रेजुएट वोटर्स के लिए देखिए 2-3 मुद्दे हैं जो मैंने सोच रखा है कि जो ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट बनने की प्रक्रिया ही तो पहले गड़बड़ चल रही है। सेशन जो है 3 साल की बजाय 5 साल हो जा रहा है, तो वो चेंज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो ग्रेजुएट हो गए और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको एक भत्ता मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं पूरे जोर शोर से, अगर महिलाओं को भत्ता मिल सकता है, अगर वृद्धा पेंशन मिल सकता है, तो जो युवा जो अपनी फैमिली का कंधार है, उसके कंधे पर अपने फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, उसको एक भत्ता मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो वो एक डेफिनेट पॉइंट है मेरा। उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य वो मुद्दे हैं जिनसे हर व्यक्ति का सरोकार है, चाहे वो ग्रेजुएट हो ना हो, आम जनता हो, सबका सरोकार है। तो इन कारणों से मुझे वोट ना देने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं जेन्युइन तरीके से ये मुद्दे उठाऊंगा। अपना जो बैकग्राउंड है, मेरा जो पास्ट है, बेदाग रहा है, तो मैं अपनी छवि पर कोई दाग नहीं पड़ने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि याद रखें कि ये भी एक एमएलसी आया और चला गया। याद रखें कि एक एमएलसी के रूप में एक बंदे को चुना गया था जिसने जो काम किया, बाकी एमएलसी वैसा काम करे। एक मैं प्रेरणा स्रोत बनना चाहता हूँ आगे आने वाले राजनीतिज्ञों के लिए। शिक्षकों की सुरक्षा के लिए आप मुख्यतः क्या कदम उठाएंगे? शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, पुलिसकर्मियों के लिए भी, कि जो समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन पर समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व है, उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार को करनी चाहिए। प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि सिस्टम ऐसा रन कर सके कि अगर कोई शिक्षक अगर एडमिट हो तो बेस्ट से बेस्ट उसको केयर मिल सके, मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, और उसको पैसे ना लगे। पुलिस वालों को भी, बैंक कर्मियों को भी ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल है, स्कूल की परिधि में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की कार्रवाई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कोई बिल बनना चाहिए। शिक्षक ही समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षकों का सम्मान किए बिना कभी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है। यूजीसी को लेकर जो नए नियम आए हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप इस देश का इतिहास देखेंगे तो भारत का स्वर्णिम काल कब था? जब इस देश को 2 लोग चला रहे थे, एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त। तो इस देश को चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों की जरूरत है। एक ऐसा कानून जिसमें अगर किसी सामान्य वर्ग द्वारा किसी गैर सामान्य वर्ग की जाति सूचक अपमान किया जाता है या उसे भेदभाव किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उतना ही सत्य ये है कि सामान्य वर्ग के लोगों को जो गालियाँ दी जाती हैं वो भी बिल्कुल गलत है। हमने अपने कानों से बुरा बाल साफ करो सुना है, हमने अपने कानों से तिलक तराजू और तलवार मारो उनको जूते चार, ये बातें सुनी है। ये बातें भी उतनी ही गलत है जितनी बातें उनके बारे में कही जाती है जो गैर सामान्य वर्ग से आते हैं। किसी भी जात बिरादरी के नाम पर असभ्य भाषा का प्रयोग या डिस्क्रिमिनेट करना या पक्षपात करना टोटली गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप याद कीजिए कि जो दहेज कानून जो बना था उसका जितना यूज़ हुआ उससे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। यही दलित कानून को लेकर के, ST/SC एक्ट को लेकर के भी जितना यूज़ हुआ उससे बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ हुआ। तो कहीं ये कानून वापस ऐसा ना हो जाए कि यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होने लग जाए। तो इसमें एक सख्त प्रावधान होना चाहिए कि अगर गलत आरोप लगाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। बाकी माननीय कोर्ट ने इस सारे विषयों पर संज्ञान लिया है और जो माननीय कोर्ट का जो भी आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूँ। क्या लगता है कौन लोग दोषी हैं इस नए नियम को लाने के लिए? सरकार? मुझे लगता है कि इसका जो आधारभूत ये है कि देयर वाज सम लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सरकार के लेवल पर कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से अचानक अपने आप में आया है बिल। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इस तरह का बिल लाने से पहले जो चर्चाएं होनी चाहिए, जो डिस्कशन होना चाहिए, वैसा कुछ हुआ नहीं था।